स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान से संबंधित हमारी दूसरी क्लास है। पहला टॉपिक जो रहेगा इसके अंदर प्रकाश का परावर्तन के नियम, और दूसरा जो रहेगा दोस्तों आनुवांशिकता से संबंधित प्रश्नावली यानी शब्दावली। इन दोनों से जो भी महत्वपूर्ण 50 प्रश्न हम जो भी 65-50 जो भी प्रश्न हैं इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वर्तमान परीक्षा पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए और NCERT से संबंधित सारे प्रश्न तैयार किए गए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं, एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, आपको वो प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो एक कमेंट कर देना अच्छा सा। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा प्रश्न रहेगा, आपको दिख रहा होगा दोस्तों इसलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला प्रश्न रहेगा, प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? तो प्रकाश की जो गति होती है दोस्तों वह अधिकतम निर्वात में होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। वैसे ऑप्शन हमने यहाँ साइड में मेंशन किए हुए हैं तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, जब हरी पत्ती पर सफ़ेद प्रकाश आपतित होता है तो क्या होता है? तो जब भी हरी पत्ती पर सफ़ेद जो प्रकाश होता है वह आपतित होता है तो पत्ती के द्वारा मुख्य रूप से जो हरा रंग होता है वह क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का जो मान होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों आपतन कोण का जो मान होता है वह नहीं बदलता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, 45 डिग्री ही रहेगा। प्रश्न नंबर 4 हमारा है, परावर्तन का नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है तो प्रकाश की एक किरण के परावर्तन के लिए सही ऑप्शन रहेगा केवल समतल सतह के लिए, केवल अवतल सतह के लिए या केवल उत्तल सतह के लिए। तो दोस्तों सभी के सभी जो हैं प्रकाश की किरण क्या होती है परावर्तन के लिए समान रहती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रकाश की एक किरण परावर्तित से समतल सतह के साथ 56 डिग्री कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन का कोण का मान क्या होगा? 56 डिग्री पर दोस्तों आपतित होती है, 56 डिग्री पर, और उसका कोण जो होता है दोस्तों वह कितना होता है? 90 डिग्री कोण होता है। ठीक है, तो इसमें से हम 56 को माइनस कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 56 माइनस करेंगे तो 34। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट चला जाएगा, 34 डिग्री। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम लागू होते हैं। तो परावर्तन के लिए जो नियम होते हैं दोस्तों वह केवल समतल दर्पण पर लागू होते हैं, अवतल पर भी लागू होते हैं और केवल उत्तल दर्पण पर। तो दोस्तों इन सभी पर परावर्तन के नियम लागू होते हैं, समतल अवतल और उत्तल तीनों पर लागू होते हैं परावर्तन के नियम। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 44 डिग्री का कोण है तब परावर्तित किरण और परावर्तित सतह और अभिलंब के मध्य के कोण का 2 गुना कितना हो जाएगा? 2 गुना कितना हो जाएगा? तो दोस्तों अभिलंब की सतह पर जो कोण बनता है वो 2 गुना होगा, 44 डिग्री सेम ही रहता है। ठीक है, परावर्तन किरण के मध्य में और अभिलंब के मध्य। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश किरण के मुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्रक्रिया को कहते हैं अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण क्या होगा? तो दोस्तों जब भी किरण आती है और उसको घुमा देते हैं तो उस पर 20 डिग्री का कोण बनेगा, और से 90 डिग्री करेंगे मगर 20 डिग्री रहेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उससे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होगी? तो जो न्यूनतम ऊंचाई होगी दोस्तों इसकी आधी कर लेना, तो ऑप्शन नंबर 3 फीट हो जाएगी। इम्पोर्टेंट रहेगा पटवार और चतुर्थ श्रेणी के लिए। अगला प्रश्न रहेगा, किस प्रकार के दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, सीधी और समान आकार में होती है? तो वह होती है समतल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। एक सतह दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, यानी जो एक समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो आभासी, पार्श्व के रूप में उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा, समतल दर्पण में
आभासी, पार्श्व और उल्टा बनता है। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, एक गोलीय दर्पण के परावर्तीय पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? तो पृष्ठ के मध्य जो बिंदु होता है उसे पोल या फिर ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? तो क्या जो व्यास होता है, सतह के द्वारा जो व्यास बनता है गोलाकार दर्पण में, उसे द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों जो वक्रता का केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? गोलाकार दर्पण की वक्रता का केंद्र क्या होता है? यहाँ उसे खोलने का केंद्र होता है जिसका आकार दर्पण का एक भाग होता है। यहाँ गोलाकार दर्पण के मध्य का बिंदु होता है। यहाँ दर्पण का मुख्य के अक्ष पर ऐसा बिंदु होता है जिसे प्रकाश किरण आपतित प्रतीत होती हैं। या फिर हमारा ऑप्शन रहेगा यह मुख्य अक्ष पर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्री होती है उसे क्या कहते हैं? तो अंदर की ओर वक्री होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो जो सतह की केंद्र होती है उसे ध्रुव या पोल कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। प्रकाश की एक किरण अवतल दर्पण पर उसकी मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात यहाँ क्या होती है? तो मुख्य फोकस पर गिरेगी। किस पर गिरेगी? मुख्य फोकस पर गिरेगी। ठीक है। यदि प्रकाश एक दूसरे के समान रखे गए दो दर्पणों के से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों जब भी दो दर्पण सामने बनेंगे ताकि एक दूसरे के समान होते हैं तो उस पर टकरावने का अनुपात और अनंत बनेंगे। कोई ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। समान रखने पर दर्पणों को दो समान रखते हैं तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इम्पोर्टेंट रहेगा चतुर्थ श्रेणी। अगला प्रश्न रहेगा, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, तो पेन के साथ यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? तो यहाँ विभक्त प्रतिबिंब होगा। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा? पार्श्व व्युत्क्रमण होगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये कैसी होती है? धनात्मक होती है। अगला प्रश्न रहेगा, जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो दोस्तों यह वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण बड़ा प्रतीत होता है। चतुर्थ श्रेणी वाले ध्यान देना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, फाइबर ऑप्टिकल किस सिद्धांत पर काम करता है? तो फाइबर ऑप्टिकल होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। अगला प्रश्न है, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने लगती है जबकि कम दिखाई देने का कारण क्या है? कम गहरी यानी ऊपरा जो निचला तल होता है ऊपर की ओर उठा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? तो यह अपवर्तन के कारण होता है। अगला प्रश्न रहेगा, वायु संघनन माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहते हैं? तो उसे अपवर्तनांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल में से देखने पर बड़ा प्रतीत होता है यानी वास्तविक की प्रतीत होता है, तो उसका क्या कारण है? आकार में बड़ा प्रतीत होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न रहेगा, पानी में हवा का बुलबुला के रूप में कार्य करता है, तो यह अवतल लेंस के रूप में कार्य करता है। इंपॉर्टेंट रहेगा चतुर्थ श्रेणी के लिए। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस के रूप में कार्य करता है। अगला रहेगा, जूम लेंस क्या होता है? जूम लेंस क्या होता है? तो यह एक का परिवर्ती फोकस दूरी वाला लेंस होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा होता है तो कैसा होता है? सीधा और आभासी होता है। अवतल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है और आभासी होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक 15 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा गया है या आभासी है, प्रतिबिंब की लेंस की दूरी क्या होगी? तो लेंस की दूरी होगी दोस्तों 15 सेमी। अगला प्रश्न है, पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं? तो कोशिका जीव विज्ञान का। तो पुनेट वर्ग से हम किसका अध्ययन करते हैं दोस्तों? आनुवंशिकता का अध्ययन करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से आनुवंशिकी इकाई है? तो आनुवंशिकी से संबंधित प्रश्न चालू हो चुके हैं। आनुवंशिकी इकाई है दोस्तों, कौन सी है? तो आनुवंशिकता की इकाई जीन है। बहुत ही अच्छे प्रश्न है, एनसीईआरटी से संबंधित है। क्लास को लाइक कर देना और कमेंट कर देना। अगला प्रश्न रहेगा, गीगर मेंडल ने आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए पादप का प्रयोग किया था। तो कौन सा प्रयोग किया था पादप का? तो पाइसम पैराइटिव जो होता है यानी सेटाइव, इसका प्रयोग किया था टेगोर जैन मेंडल ने। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, आनुवंशिकी के जनक किससे कहा जाता है? तो आनुवंशिकता के जनक जो हैं जे.जी. मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। मेंडल ने मटर के अलावा एक और पादप पर कार्य किया था, वह पादप कौन सा था? तो हिरोशिमा यानी हिरोशियम वह पादप था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक सुकेंद्रित कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या एवं आकृति कहलाती हैं तो गुणसूत्रात्मक प्रारूप कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विषम युग्मी संतान तथा उसके समयुग्मी जनक के मध्य संस्करण को क्या कहते हैं? तो उसे परिक्षेपण संस्करण कहते हैं। तो उसे दोस्तों पूर्वज संस्करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विपरीत लक्षणों वाले जीन के जोड़े को क्या कहते हैं? तो एलिन कहते हैं। ठीक है, विपरीत लक्षणों वाले जो जीन होते हैं उनका जो जोड़ा होता है उसे एलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा, दो अथवा अधिक भिन्न आनुवंशिकी युग्म पादपों का जो क्रॉस का फसल की नई किस्म जो होती है निर्माण होती है, उनका क्रॉस कराने पर जो नई किस्म होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे संस्करण कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जीन्स जो विपरीत लक्षणों के कारण संकेत कहलाते हैं कौन से हैं? तो अलिन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीपीआरसी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन क्या कहलाते हैं? तो अलिन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है तो वह होता है जीन। कौन सा होता है? जीन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो एक संस्करण संकर संस्करण के आधार पर दिया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के माध्यम से इनका शुद्धता का नियम दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है, यदि एक पौधे का समजीवनी है तो समलक्ष्मी होगा तो वह कौन सा होगा? बोना और गोल होगा। अगला प्रश्न रहेगा, वंशागति की इकाई क्या है जो माता पिता से संतान तक लक्षणों को पहुंचाती है? तो वह होती है जीन। एक जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है? तो उससे एक जो जीन होता है उसके विभिन्न रूप को एलिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीन के आनुवंशिक मेकअप को कहते हैं? यानी कोई जीन होता है उनके आनुवंशिक जो मेकअप होता है उसे क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, जीनोटाइप। अगला प्रश्न रहेगा, किस जीव के देखे जा सकने वाले मापने योग्य लक्षणों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन हमारे हैं जीनोटाइप, एलिन या फिर हो जाएगा
फेनोटाइप। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न है हमारा फेनोटाइप, इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी जीव के देखे जाने सकने वाले जो मापन के लक्षणों को क्या कहते हैं, तो फेनोटाइप कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है फेनोटाइप, ठीक है। जब किसी जीन के दो एलियन समान होते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो उस स्थिति को समयुग्मजीवी कहते हैं। समान होने पर समयुग्मजीवी। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है जब किसी जीन के दो एलियन भिन्न होते हैं तो उसे किस स्थिति को, यानी उस स्थिति को क्या कहते हैं, तो विषम युग्मजीव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। वह एलियन जो केवल समयुग्मी स्थिति में अपना प्रभाव दिखाता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है अप्रभावी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। मेंडल के आनुवंशिकता के नियम किससे संबंधित हैं, तो मेंडल के जो आनुवंशिकता के नियम हैं वह लक्षणों की वंशानुगति से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, लक्षणों की वंशागति। अगला प्रश्न रहेगा गुणसूत्रों में परिवर्तन के कारण होने वाले आनुवंशिक बदलाव को क्या कहते हैं, तो उसे उत्परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणु कोशिका सीधे संपर्क के माध्यम से आनुवंशिक की सामग्री का आदान प्रदान करती है क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है समयुग्मन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा वह प्रक्रिया जिसमें जीवाणु कोशिका अपने आसपास के वातावरण से नग्न डीएनए लेती है तो क्या कहलाती है, तो यह कहलाती है रूपांतरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तावित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए और आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो किसने दिया था डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो था, यह जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा वह प्रक्रिया जिसमें डीएनए और आरएनए बनता है क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है प्रतिलेखन। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों प्रतिलेखन। अगला प्रश्न है वह प्रक्रिया जिसमें आरएनए से प्रोटीन बनता है क्या कहलाता है, तो आरएनए से जो प्रोटीन बनने की प्रक्रिया होती है उसे अनुवाद कहते हैं। इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए। एक जीव में सभी जीनों का संपूर्ण समूह क्या कहलाता है, तो जीनोम कहलाता है। ट्रांसक्रिप्टोम या फिर ऑप्शन देखेंगे तो दोस्तों वहाँ जीनोम ही है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न रहेगा कोशिका या जीव आनुवंशिक संरचना को बदलने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है, तो उसे कहते हैं आनुवंशिक संशोधन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न रहेगा एक समान आनुवंशिक संरचना वाले जीवों की सटीक प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वहाँ कहते हैं क्लोनिंग। यानी एक समान जो आनुवंशिक है संरचना वाले जो जीव हैं, जीवों की सटीक जो प्रक्रिया है उनको जो बनाने हैं तो उसे क्लोनिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कृत्रिम चयन मत कर देना, ऑप्शन नंबर बी क्लोनिंग होता है। कोशिकाओं के नाभिक से डीएनए निकालने के बाद दिखने वाले जो धागे जैसी संरचना होती है क्या कहलाती है, तो उसे क्रोमेटिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा क्रोमेटिन। जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों को प्रभावी करता है तो इस घटना को क्या कहते हैं, तो इस घटना को दोस्तों क्या कहते हैं, बहुप्रभावता। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेंडल के अनुसार एक त्रिसंस्करण के द्वितीय संगति पीढ़ी का लक्षण प्रारूप का अनुपात क्या होता है, तो लक्षण प्रारूप का अनुपात होता है 9:3:3:1। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। दोस्तों इस क्लास के अंदर हमने देखे टोटल 62 क्वेश्चन देखे। प्रकाश का परावर्तन से संबंधित पहला टॉपिक था और दूसरा था आनुवंशिकता से संबंधित। दोस्तों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे, एनसीईआरटी से संबंधित हैं और वर्तमान परीक्षा पैटर्न को ध्यान रखते हुए इसको तैयार किया गया है।
बहुत एक समय लगा दोस्तों, तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना, और आने वाले जो भी साइंस के आपके टॉपिक हैं उनका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो चैनल से ज़रूर जुड़े, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।